नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में घुसपैठिया नहीं चला लेकिन घुसपैठिया चलाने के लिए अमित शाह पूरे जोर-शोर से लग गए हैं और अमित शाह का मतलब होता है पूरा बीजेपी। दैनिक जागरण के एक कार्यक्रम में उन्होंने बोला है और उसको बड़ा विस्तार से टुकड़े-टुकड़े करके हर बात को सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है। कल भी अमित शाह जी का एक स्लाइड लगाया गया था, मैं आपको चाहूँगा दिखाऊँ पहले। मुस्लिम जनसंख्या को लेकर के उन्होंने बात की थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो अमित शाह जी ने कि मुस्लिम आबादी 24 दशमलव कुछ परसेंट है, 24% के आसपास आबादी बढ़ी है। ये ट्वीट किया था, उनके ऑफिस से आया था कि आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, 1971 में हिंदू 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम इतना प्रतिशत। नीचे लिखा कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है, ये बता रहे हैं। यानी 11 के बाद इतनी आबादी हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। और ये वृद्धि के कारण जो है घुसपैठ है। इसकी एक वजह ये है कि और इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बिहार में जो जाति गणना हुई, उस जाति गणना में ये आया था कि ये जो जन्म दर है, वो मुसलमानों की भी घटी है, हिंदुओं की भी घटी है। लेकिन जो अशिक्षित वर्ग है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हिंदुओं में भी जो दलित जातियां हैं, मुसहर है, कुछ और जातियां हैं, जहां शिक्षा उस तरह से अभी नहीं गई, उनके बीच जन्म दर ज्यादा है। मुसलमानों के साथ भी यही है। आप जानते हैं कि मुसलमानों की बड़ी आबादी जो है वो गरीब है, अशिक्षित है। और वो कई जगह तो स्थिति है कि दलित और मुस्लिम में दोनों में तुलना अगर करेंगे तो दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं और इसकी वजह से उनकी आबादी बढ़ी है। लेकिन जन्म दर जो है वो लगातार कम हुई है, ये बिहार के जाति गणना सर्वे ने बताया। लेकिन जो अमित शाह जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई। बाद में हालांकि खंडन आया उनके ऑफिस से और कहा कि ये जो 24 दशमलव इतना प्रतिशत हमने लिखा था, वो आबादी की वृद्धि दर नहीं है, बल्कि वो प्रतिशत में है, वृद्धि दर। और लगातार जो है अमित शाह जी सवाल उठा रहे हैं घुसपैठिया को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जितना मेरा अधिकार इस मिट्टी देश की मिट्टी पर है, उतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। ये बात मैं देश के गृह मंत्री के रूप में कहता हूँ। मतलब जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं, उनको भारत आ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो आवाहन कीजिए, वहाँ के सारे जितनी ज़मीन है, जितना सब है, वो दीजिए यहाँ से। कौन रोक रहा है? आपके पास इतनी ज़मीन है क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो हिंदू आएँगे, वहाँ घर-बार छोड़ कर के, उनको बसाने की औकात है क्या आपके पास? कहाँ ज़मीन देंगे? राजस्थान में देंगे कि गुजरात में देंगे? नरेंद्र मोदी जी कहाँ व्यवस्था करेंगे उनकी? अमित शाह जी कह रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात भी सीमावर्ती राज्य है, लेकिन वहाँ घुसपैठ नहीं है। उनका निशाना बंगाल पर है, उनका निशाना असम पे, बिहार पे है, झारखंड पे है। ये देखिए असम के बारे में लिखा है कि 2021 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी की दशकीय वृद्धि, मतलब 10 साल में 29.6% थी। यह घुसपैठ के बिना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40% है। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 70% है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि घुसपैठ अतीत में हुई, लेकिन इसका ये जो डेटा इनके पास है वो कहाँ से लाए, किस आधार पे कह रहे हैं, ये अमित शाह जी नहीं बता रहे हैं। अमित शाह जी ने अभी नया एक छोड़ा है कि मोदी जी ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है, वो घुसपैठ की समस्या का संपूर्ण अध्ययन करेगी। घुसपैठ की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि घुसपैठिए हमारे देश में घुसे, कितने घुसे, कैसे घुसे, और जो घुसे उनको लीगलाइज किसने किया, ये सारे सवाल होंगे। लेकिन 11 साल के बाद जो है अभी कमेटी बनी, तो ये जो अभी जो बोले जा रहे हैं इतना प्रतिशत, वो इतना प्रतिशत वो किस आधार पे बोल रहे हैं? उसका कोई आधार नहीं। बिहार में जो एसआईआर कराया गया, कहा गया कि एसआईआर जो कराया जा रहा है उससे घुसपैठियों को हम वोटर लिस्ट में आने नहीं देंगे। कितने घुसपैठिए रोके गए? कोई जवाब नहीं है।
न चुनाव आयोग के पास है, न गृह मंत्रालय के पास है, न भारत सरकार के पास है, केवल आरएसएस और बीजेपी के लोगों के पास। अमित शाह जो बोल रहे हैं वो गृह मंत्री के नाते नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री के नाते बोलते तो उनके पास आधिकारिक डेटा होता जो सबके सामने होता। आधिकारिक डेटा नहीं दे रहे, वो प्रतिशत कहां से ला रहे हैं? 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, 2011 से आज 2025 हो गया। 2025 में देश की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है, कितने प्रतिशत बढ़ी, किस आधार पे आप तय कर रहे हैं, किस आधार पे आप बता रहे हैं? और ये जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, तो लाइए ना उनको। आप देश के शासक हो, आप कानून बनाते हो, बनाओ कानून कि जितने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू हैं सब बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, उनको किसी वीजा फीजा की जरूरत नहीं, बस हिंदू होना काफी है। प्रमाण पत्र लेकर के आइए, आप यहाँ चाहिए तो रह जाइए, मन करे तो घूम के चले जाइए, बनाओ, कौन रोक रहा है आपको? 11 साल से आप बैठे हुए हो। पहला गप ये है इनका। दूसरा कह रहा है कि मैं देश के सभी नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका फैसला देश के नागरिकों के अलावा किसी और को करने का अधिकार होना चाहिए क्या? कौन कह रहा होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? क्या देश के नागरिकों के अलावा जो घुसपैठी है उन्होंने बनाया है? अगर उन्होंने बनाया है तो इस्तीफा दीजिए और फिर एक जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए पूरे देश में और सर्वे करवाइए, निकालिए कितने कहाँ घुसपैठिए बैठे हैं, गुजरात में कितने घुसपैठिए बैठे हैं, राजस्थान में कितने घुसपैठिए बैठे हैं। मतलब बीजेपी सेंट्रिक राज्य जो है, जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां घुसपैठिया नहीं। ये सारा जो खड़ा किया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल के लिए खड़ा किया जा रहा है। झारखंड में आइडिया फ्लॉप हो गया, बिहार में फ्लॉप हो गया, अब बिहार के बाद मार्च तक जो है चुनाव है, 2026 मार्च तक बंगाल में, उसकी ये पीठिका तैयार हो रही है। कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों को घुसपैठियों से देश का खतरा नहीं बल्कि वोट बैंक दिखता है। वो कौन राजनीतिक पार्टी? आप गृह मंत्री हो, पहचानो, उस पर मुकदमा करो। एसआईआर करने के बाद क्या बीजेपी के किसी नेता ने, गृह मंत्रालय ने किसी आदमी को नोटिस भेजा कि भैया तुम घुसपैठिया हो? बीजेपी के लोकल किसी नेता ने कहा कि सर ये देखिए घुसपैठिया है? एक आदमी पे सवाल नहीं उठाया। और बड़ा अच्छा जो है संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, उनका एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे सवाल उठाए। उन्होंने लिखा ट्विटर पे और बोला भी, वीडियो भी आप देख सकते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया, बिहार में घुसपैठिया मिल गया। एसआईआर के बाद बिहार की वोटर लिस्ट में मात्र 315 विदेशी नागरिक मिले हैं, जिनमें 78 मुसलमान हैं और बाकी नेपाल के हिंदू। ज्ञानेश कुमार का नाम उन्होंने अज्ञानेश कुमार किया ने मोदी जी के लिए 5 लाख डुप्लीकेट मतदाता और 1 लाख ग यानी बिना नाम वाले मतदाता तैयार कर दिए। विपक्षी पार्टियां खूब मेहनत करेंगी, मैं भी करूंगा, मगर वोट चोर मोदी को जिताने के लिए वोट चोर अज्ञानेश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली। ये बता रहे हैं 315 में 78 मुसलमान है। और मुसलमान होने का मतलब क्या बांग्लादेशी है? मुसलमान होने का मतलब क्या वो पाकिस्तानी है? ये सवाल है। फिर देखिए कि एक और बात उन्होंने उठाई है, राहुल गांधी को बिना गाली दिए, नेहरू को बिना गाली दिए, इंदिरा गांधी को बिना गाली दिए, न संघ के किसी नेता, टटपुंजिया नेता हो, कोई शीर्ष का नेता हो, ट्रोलर गैंग हो, भक्त हो, न उनकी कोई बात पूरी होती है, न मंत्रियों की बात पूरी होती है। ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके नाना नानी, नहीं आपके नाना दादी और पिता ने एसआईआर कराया था, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अब इसमें क्या झूठ है? एसआईआर तो कभी हुआ नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार हुआ है। लास्ट कहा जा रहा है कि 2023 में, 2003 में हुआ था। 2003 में ऐसे ही हुआ था जैसे ज्ञानेश कुमार ने कहा। एसआईआर किस तरह से हुआ था? एसआईआर हुआ था कि भाई जिनके नाम, जो लोग जो है मृत हैं, उनके नाम हटाए जाएं,
जो नाम नहीं जोड़ेगा उनके जोड़े जाएं, और घर घर जाकर के वो किया गया काम। तो बैठ करके बीएलओ भर नहीं लिया। इंटेंसिव का मतलब होता है कि जो आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं उनके घर जाएंगे आप, वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवाएंगे। इसका मतलब ये होता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये फैसला नहीं किया जाता है कि इतने लाख लोगों को हम निकालेंगे। चुनाव आयोग की भूमिका है जो 18 साल या उससे ऊपर के नागरिक हो गए हैं उनका नाम जोड़ा जाए। ये मूल भूमिका है कि कोई भी नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। इसकी प्राइम भूमिका ये। ज्ञानेश कुमार ने क्या घोषणा की? 2 करोड़ नाम निकाले जाएंगे। अरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम निकालने के लिए होते हैं, और जो मृत हैं उनको तो इंटेंसिव रिवीजन होगा तो मृत है उनका नाम आ जाएंगे। आप घर जाके पूछेंगे कि भाई फलाना कुमार जी, आपके घर में कोई 18 साल या उससे ज्यादा का नागरिक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? ऐसे व्यक्ति है जिनका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है? बोले हाँ। तो उसका नाम लिखेंगे कि फलाने की मृत्यु हो गई है, कब मृत्यु हुई, कोई डॉक्यूमेंट है तो दे दीजिए। फिर जो है आप कोई जन्म का किसी का 18 साल पूरा हो गया उससे कहेंगे कि डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, ये फॉर्म है। ये तरीका है इंटेंसिव रिवीजन का। रिवीजन तो हर 3 महीना में होता है। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है कि सघन अभियान चलाना है ताकि मतदाता सूची में आने से कोई छूटे नहीं। ये नैरेटिव गढ़ रहा है घुसपैठिया का। घुसपैठिया पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता बता नहीं पा रहा है कहाँ घुसपैठिया बैठा हुआ है। ये हवा में तीर चलाते रहते हैं। राहुल गांधी को गाली देते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न करो, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो उस पर आपत्ति उठाई। आप गए नहीं घर घर। चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारे बीएलओ घर घर जाएंगे, जिनका नाम पहले से है उनको जो है उनका 2 कॉपी होगी, 1 कॉपी उनको दिया जाएगा, 1 कॉपी बीएलओ के पास होगा। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और जिसके नाम काटे गए, अगर वो डॉक्यूमेंट दे रहा, आधार कार्ड को आपने रिजेक्ट किया और आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया, उस आधार कार्ड को कैसे खारिज कर दोगे आप? किस आधार पे खारिज करोगे? आधार कार्ड के अलावा कौन सा आपका कार्ड है जो सबके पास है? क्या जन्म प्रमाण पत्र सबके पास है? क्या जाति प्रमाण पत्र सबके पास है? क्या घर का प्रमाण पत्र सबके पास है? निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र इस देश में लोग तब बनाते हैं जब उनको किसी चीज के लिए जरूरत होती है, किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए जरूरत होती है, चाहे उनको वृद्धा पेंशन लेना हो, चाहे या किसी और तरीके की सहायता लेनी हो, चाहे उनको किसी नौकरी में अप्लाई करना हो। मैंने तो नहीं बनवाया कभी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फलाना प्रमाण पत्र। क्या जरूरत मुझे बनवाने की? मैंने निवास प्रमाण पत्र भी कभी नहीं बनवाया। तो क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? तो ये सारी चीजें जो है, ये खामखा के ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि झक मार करके आप घुसपैठिया 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 घुसपैठिया, उसके अलावा कुछ नहीं। एक राग खटराग बज रहा है। जब से आरएसएस पैदा हुआ है यही बज रहा है। देश कहां से कहां चला गया। अरे अगर तुमको पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं से बड़ी मोहब्बत है तो बुला लाओ सबको, भारत को खोल दो कि जो चाहे आ सकता है। आप देखो हिंदू ना माने तो फिर होगा कि वहां के मुसलमान भी हिंदू बन करके आ रहे हैं, तो कैसे पहचानोगे? असम में इन्होंने किया ये बिहार में एसआईआर किया है, असम में एनआरसी किया था। क्या हुआ एनआरसी का अमित शाह जी? कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने घुसपैठिया पकड़े आप? एनआरसी किया, सीएए के लिए कितना हंगामा किया गया। क्या हुआ फाइनली असम में? आज तक वो नेशनल रजिस्टर नहीं बन पाया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। उसमें पहले 38 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट के बिना रखा, फिर 18 लाख किया। उसमें ज्यादातर हिंदू पाए गए। तो हिंदू जो पाए गए उनको सीधे दे देते भारत की नागरिकता। 5 साल भी क्यों वेट करना भाई, तुरंत दे दो। बोले हिंदू हो, हाँ पिता का नाम भी हिंदू है, लो भैया हम अमित शाह जी दे रहे हैं। वोट बैंक पक्का हो जाता है। तो गप करना, लेकिन ये इतने बड़े गप्पी हैं ये लोग
कि उस गप का कोई जमीन नहीं है। एक और मैं अभी देख रहा था कि इन्होंने जो आरएसएस के 100 साल पे इन्होंने जो सिक्का निकाला, जो डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट में दिखाया कि ये जो है 1963 के परेड में जवाहरलाल नेहरू ने कहा आरएसएस वालों से कि आइए परेड में शामिल हो जाइए। बताया जा रहा है कि ये पूरा झूठ है। और 2018 में आरटीआई किया गया था, उसमें रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उस वर्ष कोई परेड आयोजित ही नहीं हुई थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था। और नेहरू जी ने घोषणा की थी कि देश की परिस्थिति को देखते हुए परेड नहीं होगी, बल्कि एक सिटीजन मार्च होगा। दिल्ली के राज्यपाल ने सभी संगठनों और नागरिकों का आह्वान किया था कि वो मार्च में शामिल हो। इसमें मजदूर संगठन, छात्र संगठन और बाकी कई लोग शामिल हुए। इसी खुले मार्च में आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक भी वर्दी पहनकर घुस आए। ये कहना कि आरएसएस रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ था, पूरी तरह झूठ है। ये किस तरीके से झूठ फैलाते हैं, झूठ को जस्टिफाई करते हैं, झूठ को डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं झूठ का। लेकिन इतिहास जो है इनसे ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। इतिहास जो है गप से नहीं बनता है। जो गप्पी किताबें लिखी जा रही है, लिखवाई जा रही हैं, उन किताबों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कई प्रमाण होते हैं सच के। वैसे ही झूठ के कई प्रमाण होते हैं कि ये झूठ है। लेकिन एक ये है कि जितनी नीचता पे ये लोग उतर आते हैं, उतनी नीचता पे बाकी लोग नहीं उतरते। उनको लगता है कि जानो दानो दे यार, कौन पैखाने पे पत्थर मारे, उड़ करके हम ही पे गिरेगा। लेकिन ये है कि उछल उछल करके आपके घरों में, आपके गिरबान पे चढ़ाते हैं। पिछले 11 सालों में इन्होंने गिरबान पकड़ने का काम किया है। हर शरीफ आदमी का गिरबान पकड़ा है। इनका काम ही है गिरबान पकड़ना। हमारे गांव में कहते हैं कि ये लफंगा है, छोड़ दो, ये शराबी है, छोड़ दो, ये झूठा है, छोड़ दो, ये नालायक है, घर परिवार के काम नहीं आया, छोड़ दो उसको। लेकिन ये जो है नैरेटिव पकड़ रहा है। लेकिन देश के नागरिक इस बात को समझते हैं, और देश हमेशा पढ़े लिखे नागरिकों से चलता है। लोकतंत्र में जो ये काला बादल आया हुआ है, जो ये भ्रम है झूठ का, वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला। और बिहार में नहीं चल रहा। बिहार में इनकी हैसियत पिछलग्गू वाली है। तमाम सत्ता के बाद भी नीतीश कुमार को बिना उनके घुटने के साथ उनके कंधे पर बैठे इनका कुछ गुजारा। कहा जा रहा है कि अभी जो है बंटवारा हो गया फाइनल। 101 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, 100 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। औकात समझ में आ गई। ये भी है कि वहां कोई चल नहीं रहा घुसपैठिया। चिराग चिराग पासवान जो है पिछली बार लड़े थे 137 144 सीट पर, पता नहीं इस बार आ गए। शायद 29 सीट उनको मिली है। चिराग पासवान लड़ रहे हैं 29 सीट पर, हम 7 सीट पर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कुशवाहा जी की पार्टी है, 6 सीट पर। जनता दल यू पिछले चुनाव में 115 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी। इस बार 100 सीट पर लड़ रही है। जनता दल यू इस बार 101 सीट पर लड़ रही है। तो ये तो इनकी हैसियत है बिहार में। बिहार में कुछ चल नहीं रहा है। और तेजस्वी ने जो नौकरी का वादा किया है, उन घरों में जहां तक नौकरी नहीं पहुंची है, उन्हें नौकरी दी जाएगी। तो क्या गड़बड़ी है? ये क्या फैला रहे हैं, इतने करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे? अरे इतने करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा भाई। 1947 से आज तक ढेर सारा परिवार है जहां नौकरी गई। उन परिवारों को छोड़ करके उन परिवारों तक नौकरी की बात कर रहा है वो, जिनके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आया। और जो नौकरी दी जाएगी, वो जो एलिजिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि जो नौकरी बीए पास लड़कों के लिए है, वो 5वीं फेल वाला नौकरी में चला जाएगा, अनपढ़ चला जाएगा। आज की तारीख में कोई भी नौकरी पाने के लिए मिनिमम मैट्रिक की जरूरत होती है, 10वीं क्लास की जरूरत होती है। बिहार में बड़ी आबादी है जो 10वीं पास नहीं है। तो आकलन कुछ नहीं करना। उसने ये कहा कि सारे अनपढ़ों को बांट देंगे नौकरी,
लेकिन ये मूर्ख की तरह इनका पूरा जो तंत्र है वो प्रचारित कर रहा है 2.5 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी देंगे। कितने मैट्रिक पास है पता है? कितने लोग मैट्रिक पास हुए हैं? चपरासी की नौकरी के लिए भी 10th पास होना जरूरी होता है। कलेक्टर बना देगा किसी को, यूपीएससी बिना किए कलेक्टर बनेगा कोई, बीपीएससी बिना किए कोई सिविल सर्विसेज में आएगा। तो नौकरी, हर घर को नौकरी देने का मतलब क्या है कि जो जिस लायक होगा उसको वो नौकरी दी जाएगी। सब लोग नौकरी नहीं करना चाहते, ये भी जान लो। अंबानी का बेटा है नौकरी करने के लिए, अंबानी का बेटा नौकरी करने आता है क्या? तो उससे ढेर सारे लोग जो जो पति हैं, जो कमाते हैं 1.5 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, अपना बिजनेस चला करके, वो नौकरी करने आएगा? 25,000 की नौकरी करने आएगा? तो कहीं वास्तविकता से इनका, तर्क से इनका कोई लेना देना नहीं। मन में जो आया गढ़ दिया। ट्रोलर गैंग है, देश में सत्ता इनके पास है, कुछ भी भौंकेंगे। अभी अभी देखिए ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। 3rd क्लास पास है, उससे ज्यादा फलाना किशोर पास है। किशोर पास है तो उसको बना लो अपना अध्यक्ष, आरएसएस का चीफ बना दो उसी किशोर को, बहुत पढ़ा लिखा है, भागवत से ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो बना दो। गोल्ड मेडलिस्ट है, भागवत तो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी तो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, तो बना दो प्रधानमंत्री। कोई तर्क नहीं। बहरहाल ये घुसपैठिया राग तब तक अलापते रहेंगे जब तक ये सत्ता में रहेंगे। इनका काम है जहर फैलाना, झूठ फैलाना, और गृह मंत्री होकर के, प्रधानमंत्री होकर झूठ फैलाते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करें किसी नए विषय पर।